हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। देखो बेटा, चैप्टर नंबर 3 के अंदर आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है वो सब आप 10th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 8 और 9th के अंदर पढ़ के आए हो। चैप्टर नंबर 10th के अंदर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर आपने फंक्शन कितने साइज के कितने टाइप से होते हैं वो सब पढ़ा था। और दूसरा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फंक्शन था कौन सा? साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था आपके पास? P अपन एस, मतलब P अपन एस परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। दूसरा फंक्शन था आपके पास कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू आपके पास था क्या? बेज अपन हाइपोटेनियस। और उसके बाद टेन फंक्शन इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है बेटा? साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। तो साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा मतलब क्या? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस और बेज अपन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कट हो जाएगा, क्या रहेगा आपके पास? बेज अपन परपेंडिकुलर अपन बेज। ओके बेटा, समझ में आया इतना? और आगे कोट थीटा, फोर्थ नंबर की रेशियो मतलब फोर्थ नंबर का फंक्शन है आपके पास कोट थीटा। कोट थीटा इज इक्वल टू क्या था बेटा आपके पास? कोट थीटा हमारे पास था 1 अपन टेन थीटा। 1 अपन टेन थीटा मतलब यहाँ पे बेज अपन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। फोर्थ रेशियो, फोर्थ फंक्शन आपके 5 फंक्शन आपके पास था। कोट के बाद आता है कौन सा? सेक। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? सेक इज इक्वल टू, तो क्या सर हमारे पास सेक इज इक्वल टू 1 अपन कोस थीटा। क्या आता था? 1 अपन कोस थीटा। 1 अपन कोस मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइपोटेनियस अपन बेज। और उसके बाद लास्ट वाला फंक्शन था 6 नंबर का फंक्शन। क्या लास्ट वाला फंक्शन 6 नंबर का? सेक। तो अब हमारे पास बाकी कौन सा रहा? कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या? कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपन साइन थीटा। 1 अपन साइन एटले क्या होगा बेटा? 1 अपन साइन इज इक्वल टू क्या होगा? साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। सर ये सब आपने कहाँ से लिखा? तो बेटा आपको पता है, तब मैंने एक राइट एंगुलर बना के 10th स्टैंडर्ड के अंदर हमने एक सिखाया था क्या? कि ऐसा ही था कुछ राइट एंगल और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल था और यहाँ पे थीटा बन रहा था। तब यहाँ पे जब यहाँ पे थीटा होता है तब हम 10 में पढ़ के जब थीटा की एग्जैक्ट नहीं, जो थीटा जिसके साथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेज। उसके सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? साइड को परपेंडिकुलर। और इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। समझ में आया बेटा? तो लास्ट टाइम हम जो 10th के अंदर पढ़ के आए थे क्लास 10th के अंदर, वो हमारे पास था क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन है हाइपोटेनियस। कोस थीटा इज इक्वल टू बेज अपन हाइपोटेनियस। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेज। कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपन टेन थीटा इज इक्वल टू बेज अपन परपेंडिकुलर। और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपन कोस थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेज। और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपन सेक थीटा इज इक्वल टू एस अपन पी, मतलब हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। उसके बाद हम एक आइडेंटिटी भी पढ़ के आए थे। आइडेंटिटी के अंदर क्या था भाई? सर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा पढ़ के आए थे बेटा। साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। उसके बाद एक आइडेंटिटी थी, सेकंड आइडेंटिटी क्या? 1 प्लस क्या थी? 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा। और थर्ड वाली आइडेंटिटी हमारे पास थी क्या थी? 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू क्या आता था बेटा? कोसेक स्क्वेयर थीटा। ये हमारी आइडेंटिटी थी। देखो बेटा यहाँ तक सबको पता है। उसके बाद भी हमने कुछ एंगल पढ़ के आए थे। क्या एंगल पढ़ के आए थे? एंगल के अंदर था हमारे पास फर्स्ट वाला एंगल साइन 19 माइनस थीटा, या तो साइन 19 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या आता था भाई? साइन 19 प्लस थीटा इज इक्वल टू, सॉरी माइनस कर दो तब भी चलेगा, साइन
कितना आएगा भाई यहाँ पे कोस थीटा। उसके बाद ऐसे ही 6 फंक्शन हमें पढ़ना है किसका, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। उसके बाद आता है कोस। कोस क्या होता है 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। उसके बाद थर्ड वाला बेटा ये देखो, ये आपका क्लास 10 की सब आइडेंटिटी में लिखवा रहा, वो क्लास 10 की है। उसके बाद टेन थीटा माइनस सॉरी 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आता था कोट थीटा। उसके बाद कोट 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। उसके बाद 5 नंबर की आइडेंटिटी क्या आती थी बेटा, 5 नंबर की सेक माइनस सेक थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आता था भाई कोसेक थीटा। क्या आता था कोसेक थीटा। और उसके बाद 6 नंबर का था हमारे पास फंक्शन कोसेक 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये सब हम कहाँ पे पढ़ के आए थे 10th के अंदर। देखो ये सब हमारा बेसिक ही है 10th क्लास का, उसके अंदर मैंने कुछ नया ऐड नहीं किया। ये सब आपके 10th क्लास के अंदर जो आप पढ़ के आए थे, क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसके बाद आइडेंटिटी, उसके बाद जो फंक्शन कहाँ पे चेंज होता है, वो सब हम पढ़ के आए थे कहाँ पे क्लास 10th के अंदर। देखो यहाँ तक हम पढ़ के आए थे। उसके बाद और एक पढ़ के आए थे वहाँ पे टेबल, उसके अंदर क्या था भाई साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, कोट की वैल्यू, सेक की वैल्यू और कोसेक की वैल्यू। देखो बेटा साइन 0 एंगल पे कितना होता है 0, वो सब हम 10th के अंदर प्रूफ करके आए हैं। कितना होता है 0। उसके बाद साइन 13 इज इक्वल टू क्या होता है 1/1/2। उसके बाद साइन 45 पे 1/√2। उसके बाद साइन 16 पे कितना होता है √3/2 और साइन 19 इज इक्वल टू क्या होता है 1। उसके बाद कोस इज इक्वल टू क्या होता है, उसका उल्टा कर दो, मतलब यहाँ पे कोस की वैल्यू क्या आएगी 1। उसके बाद √3/2 1/√2 1/2 और 0। उसके बाद टेन थीटा इज इक्वल टू मैंने आपको लिखवाया था क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। अब देखो हमें यहाँ पे 0 की वैल्यू चाहिए, तो साइन 0 थीटा डिवाइड बाय कोस 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0 और उसके बाद डिवाइड बाय 1। देखो बेटा साइन 0 की वैल्यू क्या है 0 और कोस 0 की वैल्यू कितनी है 1। तो अब देखो बेटा मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ 0 डिवाइड बाय एनी इंटीजर नंबर। कौन सा एनी इंटीजर नंबर या तो नॉन जीरो नंबर, एनी नॉन जीरो नंबर। तो क्या आता है बेटा 0 डिवाइड बाय एनी नॉन इंटीजर नंबर, नॉन जीरो नंबर, तो क्या आएगा बेटा 0 ही आता है। क्या आपको रिमाइंड रखना है 0 डिवाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर इज इक्वल टू कितना आता है 0। या तो आपके पास एनी नॉन जीरो नंबर डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू क्या आता है डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इनफाइनाइट। क्या आता है इनफाइनाइट। ये दो कंडीशन आपको रिमाइंड रखना है बेटा। 0 डिवाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर, मतलब कोई भी 0 के डिवाइड में नॉन जीरो, 0 के अलावा कोई भी नंबर दिया जाए तो क्या आता है 0। या तो एनी नॉन जीरो नंबर उसके डिवाइड में 0 ले लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा इनफाइनाइट हो जाएगा। अब देखो 10 0 डिवाइड बाय 1 कितना हो जाएगा, तो मैंने आपको लिखवाया 0 डिवाइड बाय 1 कितना होता है 0। उसके बाद कितना हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड में रखो, 2 कट हो जाएगा 1/√3। उसके बाद कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 2 कट हो जाएगा √3। अब देखो 1 डिवाइड बाय 0, मतलब यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 0 क्या होगा इनफाइनाइट। क्या होगा इनफाइनाइट। उसके बाद मैंने कोट थीटा इज इक्वल टू क्या लिखवाया था आपको, कोट थीटा इज इक्वल टू, बोलो भाई, देखो कोट थीटा का भी फॉर्मूला है क्या, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब देखो कोस थीटा डिवाइड बाय साइन, उसका उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 0 मतलब इनफाइनाइट। कितना हो जाएगा √3 1, ये दोनों कट हो जाएगा, क्या रहेगा एक मिनट,
1/√3 और उसके बाद यहाँ पे 0/1, 0/1 क्या होता है? 0/1 0। समझ में आया बेटा? उसके बाद वापस सेक थीटा इज इक्वल टू मैंने लिख पाया था क्या? सेक इज इक्वल टू 1/cos, तो उसका हो जाएगा 1, उसके बाद 2/√3, उसके बाद √2 2 और 0 डिवाइड बाय, मतलब 1/0 कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है बेटा? उसके बाद कोसेक थीटा इज इक्वल टू, वो भी मैंने आपको लिख पाया था क्या? कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो यहाँ पे कोसेक 0 इज इक्वल टू 1/sin 0। 1/sin 0 मतलब 1/0 कितना हो जाएगा? 1/0 कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। उसके बाद 1/, मतलब ये डिवाइड में जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2। उसके बाद a डिवाइड में जाएगा तो √2, उसके बाद a मतलब 2/√3 और उसके बाद 1/1 1। समझ में आ गया? देखो बेटा, ए टेबल आपको ध्यान से देखना है क्योंकि इसकी वैल्यू आपको बहुत जगह पर काम आने वाली है। हर जगह पर आपको अगर मैं बोला जाए कि sin 45 की वैल्यू क्या है? sin 45 कितना होता है? sin 45 कितना होता है? sin 45 1/√2। अगर मैं आपको बोल दूं कि tan 45 इज इक्वल टू 1, अगर मैं आपको बोल दूं कि cosec 19 इज इक्वल टू कितना होता है? 1। देखो बेटा, वो आपको लर्न कर लेना है, रिमाइंड रखना है, क्योंकि इसके अगर आपको देखो ये समझ में नहीं आया तो मुझे आप वापस पूछ सकते हो, क्योंकि ए टेबल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, यहाँ तक हमने जितना भी पढ़ा वो हमारा क्या था? क्लास 10 का था। अब हमारा क्लास 11 का पढ़ने के लिए आ रहा है क्या? फर्स्ट वाला टॉपिक है हमारा, फर्स्ट वाला टॉपिक बेटा। तो फर्स्ट वाला टॉपिक क्या बताता है? एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट के अंदर क्या आएगा? एंगल मेजरमेंट के अंदर फर्स्ट वाला टॉपिक है आपका एंगल मेजरमेंट। बेटा एंगल मेजरमेंट क्या होता है? मतलब देखो बेटा, एंगल मेजरमेंट के अंदर दो तरह के एंगल आएंगे। अगर आपके पास यहाँ पे ऐसा राइट एंगल है, उसके अंदर देखो यहाँ पे एक एंगल बना रहा है, मतलब मैं यहाँ से बोल दूँ कि ये एंगल की साइड इस साइड जा रहा है, जो यहाँ पे एक लाइन दिया है वो लाइन घूमते घूमते यहाँ तक आ गया, तो ए इस साइड घूम रहा है, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि कौन सी लाइन है भाई? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास लाइन है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। देखो हमारे पास क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है? इस तरह घूमे। कैसे? देखो क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमते होगे, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। अगर ऐसे हुआ तो क्या? क्लॉक के विरुद्ध जा रहा है, मतलब क्लॉक के डिफरेंट में जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद अगर हमारे पास ऐसा कुछ मेजरमेंट दिया हो, या तो यहाँ पे मैं ऐसे ले लूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ बेटा, ऐसे एक एंगल बना रहा हो तो हम उसको क्या बोलोगे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज आपको समझ में आ गया होगा बेटा कैसे बनता है। अगर मैं आपको यहाँ पे बोल दूँ कि हमारे पास 13 डिग्री का एंगल है, उसको हम कहाँ पे दिखाएंगे? 30 डिग्री। तो बेटा देखो यहाँ पे पहले तो आप ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे वाई एक्स डैश और यहाँ पे वाई डैश। देखो बेटा मुझे कितना दिखाना है? 13 डिग्री। मतलब 13 डिग्री कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। तो उसका मतलब कौन सी साइड रहा भाई? एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं दिखा दूँ कि मुझे यहाँ पे -30 डिग्री दिखाना है, तब मैं क्या करूँगा? देखो बेटा -30 मतलब यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। आपको समझ में आया? देखो बेटा यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो पॉजिटिव 30 डिग्री है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो नेगेटिव 30 डिग्री है। समझ में आया बेटा आपको कहाँ से कैसे एंगल बनता है? देन नाउ उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हमारा आएगा, यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट। मतलब अगर आपको पास यूनिट ऑफ मेजर, देखो बेटा देन नाउ हमारा टॉपिक
यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट, उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक आता है डिग्री। देखो बेटा डिग्री क्या होता है, डिग्री को हम कैसे डिनोट करते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। डिग्री को देखो बेटा अगर हम लिखते हैं 0 डिग्री, 16 डिग्री, यहाँ पे छोटा सा राउंड शेप करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री का सिंबल है। क्या है, डिग्री का सिंबल। कैसे डिनोट करते हैं डिग्री को, क्योंकि 0 उस पर ऐसा हम राउंड शेप कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिग्री। मतलब कि यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे मेरे पास एक लाइन दिया है, अगर मैं लाइन को घुमाते जाऊँ यहाँ तक पहुँचा दूँ या तो उसके 20, मतलब इसके जो यहाँ पे एक लाइन उसने एंगल यहाँ पे कितना बनाया, समझ लो बेटा यहाँ पे 1 डिग्री का यूनिट बनाया, सॉरी 1 डिग्री का क्या बनाया, एंगल। बट उसके बाद उसके अंदर छोटे छोटे कितने पार्ट हो गए बेटा, यहाँ से ऐसे ऐसे होगा। तो आपको पता है कि हम जब इस लाइन को घुमाते हैं, देखो यहाँ पे ऐसा लाइन दिया है, यहाँ पे एक हम सर्कमफेक्शन के अंदर पढ़ के आए बेटा, यहाँ से एक O और यहाँ पे A, उसको हम जब घुमाते जाए यहाँ से यहाँ तक वापस लेके आए, तब उसका कितना रिवॉल्यूशन होता है बेटा। देखो यहाँ तक आता है तो हमें पता है कितना है, 19 डिग्री, यहाँ पे कितना है 80 डिग्री, और यहाँ पे 270 डिग्री, और यहाँ पे जब आते थे कितना होता है 360 डिग्री। बट देखो बेटा यहाँ पे अगर इस छोटे से पार्ट के अंदर कितने डिग्री के अंदर कितने पार्ट हो गए, तो देखो बेटा यहाँ पे अगर मैं समझ लूँ कि एक 1 डिग्री है, उसके अंदर अलग अलग कितने पार्ट हो गए, 16 पार्ट हो गए। ऐसा मैं एज्यूम कर लेता हूँ। मतलब देखो ये वाला मैंने यहाँ से ऐसे ऐसे लाइन करके घुमाया, मतलब एक 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, मतलब यहाँ से O से लेके A, उसको मैंने पूरी लाइन को घुमाते यहाँ से 1 एक राउंड कंप्लीट, कौन सा सर्कमफेक्शन, जैसे यहाँ पे एक सर्कल बना दिया है बेटा। देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 1 डिग्री रोटेशनल ऑफ 1/360 ऑफ अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे जब मैं 1 डिग्री लेता हूँ तो उसके अंदर कितना आता है, तो 1/360 रिवॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे 1 डिग्री अगर मैं लिखने के लिए जाऊँ तो 1 डिग्री इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, देखो बेटा 1 डिग्री अगर मैं यहाँ पे घुमाने के लिए जाऊँ तो यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू, देखो बेटा 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 16 मिनट। देखो बेटा इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, मैथमेटिक्स लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू मैं 16 मिनट लिख सकता हूँ। अगर देखो यहाँ पे एक पार्ट आया था ऐसा, मैंने इसकी बात की मिनट की, अगर देखो ये मिनट के बाद यहाँ पे भी एक पार्ट आएगा, मिनट के अंदर कितने हो गए 16 सेकंड, तो मतलब यहाँ पे 16 रेवोल्यूशन हो गए, तो मैं यहाँ पे 1 मिनट इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, 16 सेकंड। तो यहाँ पे मैथमेटिक लैंग्वेज के अंदर लिखने के लिए जाए तो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 16 सेकेंड। समझ में आया बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे मिनट को भी डिनोमिनेटर करने के लिए, देखो मिनट को भी मैं कैसे डिनोट करता हूँ, तो 16 सेकंड के अंदर, और यहाँ पे अगर उससे ऊपर 2 लाइन मैंने कर दी तो उसको क्या बोलेंगे, सेकंड, और यहाँ पे 1 लाइन आएगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, मिनट। उसके बाद फर्स्ट वाला पार्ट था हमारा डिग्री। डिग्री कैसे बोलते, कैसे आता है डिग्री को, मैंने आपको समझा दिया क्या, 1 डिग्री इज इक्वल टू रोटेशन ऑफ 316 ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। मतलब 1 डिग्री कैसे होता है कि सर यहाँ से पूरा पार्ट को मैं सर्कल को घुमाते घुमाते ले जाऊँ, बट कितना रिवॉल्यूशन होना चाहिए, 360 रिवॉल्यूशन। उसके बाद आता है रेडियन। रेडियन क्या होता है बेटा, तो क्या देखो बेटा यहाँ पे अगर मैंने इन दोनों की लेंथ ले ली, यहाँ से O और यहाँ पे A और A की बीच की मैंने लेंथ ली, तो कितना है 1 यूनिट। तो देखो बेटा यहाँ पे 1 यूनिट है, उसी लेंथ का मैंने एक यहाँ पे आर्क बना दिया, क्या बना दिया, आर्क बना दिया, और उसी लेंथ को वापस मैंने यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो उसके बीच का जो एंगल था, जो थीटा था, कितना हुआ, 1 रेडियन। कितना हुआ, 1 रेडियन। रेडियन को हम कैसे डिनोट करते हैं बेटा, रेडियन को हम अगर मैं 1 रेडियन लिखना चाहूँ तो ऊपर क्या लिख सकता हूँ, सी, या तो यहाँ पे रेडियन लिख भी सकता हूँ, क्या रेडियन, 1 रेडियन, या तो एंड क्या लिख सकता हूँ बेटा, और 1 रेडियन। ऐसे हम इसको डिनोटेड करते हैं। तो देखो बेटा आर ऑफ लेंथ सर्कमफेक्शन, मतलब यहाँ पे जो आर्क दिया है उसका सर्कमफेक्शन क्या है, तो आपको पता ही है क्या, 2 पाई आर। कितना है, 2 पाई आर, हम 10th के अंदर पढ़ के आए हैं। उसके बाद लेंथ ऑफ
आर्क अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। देखो बेटा लेंथ ऑफ आर्क कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना हुआ, तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आर की वैल्यू कितना है 1 यूनिट, तो यहाँ पे मैं 2 पाई आर और आर की जगह पर 1 लिख दूँ तो कितना हो जाएगा 2 पाई, कितना हो जाएगा 2 पाई। तो यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क कितना हुआ, 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क कितना हुआ 1 रेडियन, 2 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क कितना हुआ 2 रेडियन। अब मैं लिखने के लिए जब यहाँ पे कितना 2 पाई यूनिट लेंथ ऑफ आर्क कितना मिलेगा बेटा 2 पाई आर्क, सॉरी 2 पाई रेडियन, कितना मिलेगा 2 पाई रेडियन। समझ में आया बेटा यहाँ पे मैंने क्या समझाया आपको। अगर मैं यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क लिखने के लिए जाऊँ तो 1 यूनिट मिलता है, अगर 2 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क लिखना चाहूँ तो 2 यूनिट मिलता है। अगर मैं यहाँ पे 2 पाई यूनिट का लेंथ लिखना चाहूँ 2 पाई लेंथ ऑफ आर्क तो कितना मिलता है 2 पाई रेडियन, कितना मिलता है बेटा 2 पाई रेडियन। समझ में आया बेटा, यहाँ से मैंने पहले आपको डिग्री समझाया, उसके बाद रेडियन, और उसके एक यहाँ पे हमारे पास थीटा का भी फॉर्मूला आएगा क्या, कि अगर मुझे थीटा फाइंड करना है, ए वाली वैल्यू फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या एल डिवाइड बाय आर। एल क्या है सर, यहाँ पे एल इज इक्वल टू क्या है लेंथ ऑफ, क्या है लेंथ ऑफ आर्क, क्या है लेंथ ऑफ आर्क। और यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास आर इज इक्वल टू क्या है रेडियन, सॉरी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ यूनिट, क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क, कितना हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। समझ में आया बेटा, यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क, मतलब यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क मैंने लिखा वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, और उसके बाद आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे जो लेंथ ऑफ, यहाँ पे लेंथ ऑफ पहले यूनिट आएगा, उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ यूनिट मतलब पहले ए आपका एल हो जाएगा, उसके बाद ये वाला आपका क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। समझ में आया बेटा, फिर भी बता देते हो। देखो बेटा यहाँ पे अगर आपके पास ऐसा एक रिवॉल्यूशन है तो उसका हमें थीटा फाइंड करना है। थीटा इज इक्वल टू क्या, इसको हम क्या बोलेंगे आर रेडियंस, और इसको हम क्या बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क, मतलब एल डिवाइड बाय आर है, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ यूनिट और इसका क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क और आर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ यूनिट या तो रेडियन। ओके, समझ में आ गया। देन नाउ आपको पता है बेटा, आप यहाँ पे 1 यूनिट, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा देखो हमने, कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए जाओ तो यहाँ पे आपको पता है 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 13 डिग्री। कैसे भाई, तो आपको पता है कि 2 पाई इज इक्वल टू क्या होता है 30 डिग्री। कैसे आया, तो आपको पता होना चाहिए भाई, कहाँ से मैंने लिया, ये फॉर्मूला है भाई। अब देखो मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू निकालने के लिए जाऊँ तो यहाँ पे पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 डिग्री डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, क्वेश्चन के अंदर बहुत जगह पर हम यूज करने वाले हैं। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक, लास्ट वाला टॉपिक हमारा बाकी लास्ट वाला टॉपिक हमारा रिलेशन बिटवीन रियल नंबर एंड रेडियन। रियल नंबर और रेडियन के बीच का क्या रिलेशन है वो फाइंड करते बेटा। देखो अगर मैं यहाँ पे, आपको पता है क्या ले लिया था हमने 1 यूनिट, इसकी लेंथ क्या है 1 यूनिट, और अगर मेरे पास यहाँ पे एक ऐसी लाइन है और यहाँ पे सर्कल है, तो बेटा आपको पता है कि इसको हम ऐसे करें तो यहाँ पे ही मिलेगा, तो मतलब इन दोनों का सर्कमफेक्शन क्या हुआ, सॉरी इसका आर्क क्या बना 1, क्या बना 1। अगर मैं इसको यहाँ से देखो ए लाइन है, ऐसे हमें एक स्ट्रेट लाइन दिया है, उसको हम ऐसे झुकाएंगे, मतलब यहाँ पे लाइन को ऐसे ऐसे झुकाते जाए, मतलब ए लाइन को हम जब क्या बोलते हैं आप इसको, ए लाइन को आप जब स्ट्रेट लाइन करोगे तो ऐसे हो जाएगा, और उसको सर्कल में ले जाओगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 1 को जब मैं झुकाता हूँ तो यहाँ पे मिलेगा, मतलब क्या हो जाएगा 1, क्या मिलेगा यहाँ पे 1 आर्क मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पे जब लेके जाओ तब कितना मिलता है 2 आर्क। तो यहाँ पे क्रॉस पेंडिंग टू रियल नंबर 1
क्या है 1, जब आप नंबर कितना लेते हो 1, तब रेडियन कितना मिलता है 1। अगर मैं यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग टू रियल नंबर कितना ले लूँ 2 ले लो तो कितना हो जाएगा भाई 2 रेडियंस। समझ में आया? तो मैं यहाँ पे आपको लिख सकता हूँ क्या रियल नंबर प्लस रेडियन नंबर क्या है रियल नंबर और रेडियन नंबर क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे आप लिख सकते हो रियल नंबर एंड क्या रियल नंबर एंड रेडियन क्या है सेम। क्या है बेटा सेम नंबर। रियल नंबर और रेडियन नंबर क्या आता है भाई सेम ही आता है। देन नाउ एक छोटा सा टॉपिक जो आप आगे पढ़ के आए हैं वो मुझे आपको लिखवाना पड़ेगा। क्या क्या कि मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया था पता है बेटा, देखो भाई यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिखवाया था आपको। क्या 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 330 डिग्री ऐसा लिखवाया था बेटा। सर ऐसा तो आपने लिखवाया था। अगर मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 180 होगा कि नहीं होगा। अब मुझे यहाँ से π/2 रेडियन चाहिए तो कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करो 90 डिग्री। अगर मुझे यहाँ पे π/3 डिग्री चाहिए सॉरी 4 चाहिए तब कितना मिल जाएगा 45 डिग्री। अगर मुझे यहाँ पे π/3 चाहिए तो कितना मिलेगा, यहाँ पे π/3 कर दो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ये सब वैल्यू बेटा आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे अगर देखो आप ये सब रिमाइंड नहीं रखोगे तो मैंने आपको एक टेबल लिखवाया उसके अंदर मैंने 0 डिग्री उसके बाद 30 डिग्री की जगह पर मैं अगर मैं π/30 डिग्री की जगह पर π/3 रेडियंस लिख दूँ तब भी चलेगा कि नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास π/3 की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड कर ली है। क्यों? यहाँ पे π/3 रेडियंस इज इक्वल टू कितनी डिग्री होती है ओ। और दूसरा कि अगर यहाँ पे आप 10th के अंदर पढ़ के आ गए हैं क्या, ये वाला आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आया बेटा? क्योंकि यहाँ से मैं जब स्टार्ट करता हूँ कितना होता है 0 और उसको घुमाते यहाँ पे लेके आओ तब कितना हो जाता है 90 डिग्री और यहाँ पे आता है तब कितना होता है 180 डिग्री और यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री होता है कि नहीं होता है? यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कितना ले लो भाई, कितना चाहिए मुझे पाई की जगह पर मैं π/2 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ π/2 और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ पाई, यहाँ पे 3 पाई डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे कितना होगा भाई 360 मतलब 2 पाई। ऐसे भी हम लिख सकते हैं बेटा। ये आपको याद होगा कि ये सब आप 10th के अंदर पढ़ के आए हो। अगर देखो मुझे यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ऐसे क्या है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ तक एंटी क्लॉकवाइज और ये भी क्या आएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। क्यों बेटा मैं ये सब कुछ समझा रहा हूँ बेटा कि अगर मुझे बोला है कि 90 डिग्री तो 90 डिग्री पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए एंटी क्लॉकवाइज आता है। और यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिख दूँ कि कितना यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना -90, यहाँ पे -80, -270 और यहाँ पे -360 तो मतलब यहाँ पे क्लॉकवाइज जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे क्लॉकवाइज जाएगा, यहाँ से भी ऐसा क्लॉकवाइज जाएगा और यहाँ से भी ऐसा क्लॉकवाइज जाएगा। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज क्यों जाता है? तो सर मैंने आपको बता दिया था कि जब पॉजिटिव होता है तब एंटी क्लॉक और नेगेटिव होता है तब क्या आता है क्लॉकवाइज। बेटा इतना समझ में आ गया? देखो मैं अभी भी बता रहा हूँ कि क्या डिग्री और रेडियन और डिग्री के बीच क्या डिग्री और तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक ही ले लेता हूँ। क्या देखो बेटा यहाँ पे रिलेशन बिटवीन रियल नंबर है ना उसके जगह पर आप क्या लिख दो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। क्या रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन तो क्या है डिग्री के और रेडियन के बीच में रिलेशन जो मैंने यहाँ पे आपको लिखवा दिया है। क्या
रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। देखो बेटा यहाँ पर 3.1 की सब हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। उसके बाद हम देन नाउ इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर देखो बेटा, इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हम एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे कि जैसे आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। और दूसरा कि यहाँ तक हमारा 10th और 11th का जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट था मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया। मतलब यहाँ तक इंट्रोडक्शन पार्ट अभी तक खत्म हुआ है किसका? 3.1 का। इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हम 3.1 पढ़ने वाले हैं। अगर आपको कुछ इस वीडियो के अंदर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ना मुझे बता सकते हो कि सर ऐसा समझ में नहीं आया, तो उसका सॉल्यूशन बना के हम दूसरा एक वीडियो भी अपलोड कर देंगे। ओके बेटा, यहाँ तक रखते हैं।